सर्वकशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे जो आपका अगस्त महीना है, अगस्त माह का करंट अफेयर देखेंगे। इससे पहले हम जनवरी से जुलाई कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें कुछ वन लाइनर जो करंट अफेयर होते हैं, वन लाइनर फैक्ट टाइप, उसकी चर्चा बची हुई है। तो वन लाइनर को हम एक साथ लेंगे और उसमें डिटेल में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी मैंने कर ली है। आज हम अगस्त महीने को प्रारंभ करेंगे और इसमें 2-3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। मेरा सुझाव है कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ें तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ें। तो डिटेल में कैसे पढ़ेंगे? तो डिटेल में आपको डेली बेसिस पे पढ़िए, डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे इसमें गवर्नमेंट साइट्स पे विजिट करिए, पीआईबी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पीआईबी देखिए और उसके बाद में मंथली मैगजीन पढ़िए। मंथली मैगजीन कोई भी नहीं, उठा के आप कहीं से कोई भी मैगजीन उठा लाइए, क्योंकि मार्केट में कम से कम कुछ नहीं तो 1000 प्रकार की मैगजीन होंगी, लेकिन 1000 प्रकार की मैगजीन में 95% मैगजीन ऐसी हैं जो बिल्कुल बेकार हैं। कुल अगर बात करें तो 5% मैगजीन ही ऐसी हैं जो ऑथेंटिक मैगजीन होती हैं, जिसमें डाटा सही दिया होता है। अदरवाइज 95% जितनी मैगजीनें हैं उसमें फैक्ट इतना गलत, डेटा इतना गलत होता है कि आप उसमें जज नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे फैक्ट याद करके बैठ जाएंगे। तो इसलिए अथॉन्टिक मैगजीन पढ़िए मंथली बेसिस पे। उसके बाद अथॉन्टिक मैगजीन का ही आप ईयरली कंपाइलेशन जो आता हो उसको पढ़िए। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप करंट अफेयर पर ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वह भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको स्टैटिक अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर का वेटेज वैसे ही ज़्यादा होता है। तो करंट अफेयर को पढ़ने के साथ आपका स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर डिटेल में पढ़िए और उसके बाद में आपका अथॉन्टिक मैगजीन ही पढ़िए, फालतू मैगजीन मत पढ़िए। और दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि किसी एक मैगजीन को पढ़ के आपका करंट अफेयर बिल्कुल तैयार हो गया है, तो यह आपका सिर्फ भ्रम है। किसी एक मैगजीन या किसी एक बुक को आप संपूर्ण कभी मत मानिए। कोई भी बुक अपने आप में पूर्ण नहीं है। करंट अफेयर की कोई भी ऐसी मैगजीन मार्केट में नहीं है जिसको एक मैगजीन आप सोच रहे हो पढ़ लें, ये तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो यह आपका सिर्फ भ्रम है। आपको 2-4 मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, जैसा मैंने बताया डेली, मंथली और ईयरली। इस सारे तरीके से आप जब अपनाएंगे तब आपको क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 95% क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो। अदरवाइज वही आपका 10 क्वेश्चन आया करंट अफेयर में तो 4 सही हो जाएगा, 5 सही हो जाएगा। आपको लगेगा कि हमें करंट अफेयर आता है। तो यह भ्रम बिल्कुल ना पालें, करंट अफेयर बिल्कुल डिटेल में पढ़ें। और इससे पहले हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं जनवरी से जुलाई तक। अगर उसको क्लास आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसको देखिए, जनवरी से जुलाई। अब अगस्त माह को हम प्रारंभ करेंगे। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपका जैसा भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करिए। तो चर्चा अब शुरू करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है या आपका पहला करंट अफेयर है, वह है 1DAE। 1DA की ई का मतलब है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी जो भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग है उसी के द्वारा यह पहल है, तो ऐसे ही नाम दिया गया है 1DAE। 1 सब्सक्रिप्शन यानी ODOS पहल है। इस पहल की शुरुआत परमाणु ऊर्जा विभाग ने की है और इस पहल का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और युवा छात्रों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं या जो मैगजीन होती हैं इन साइंस से रिलेटेड, वहाँ तक उनको पहुँच प्रदान करना है इसका लक्ष्य। और इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने किसके साथ? स्प्रिंगर नेचर ग्रुप तथा बेले इंडिया के साथ साझेदारी की है। ये दोनों वैश्विक संस्था हैं, भारत की इकाई है यह, तो उसी के साथ यह साझेदारी की है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका विज्ञान धारा योजना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विज्ञान धारा योजना जो है यह 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना, ध्यान रखिएगा सेंट्रली सेक्टर स्कीम है यह, तो उसको विज्ञान धारा को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ध्यान रखिएगा। अब विज्ञान धारा क्या है? तो
या जो है अम्ब्रेला योजना है, ध्यान रखिएगा। अम्ब्रेला योजना होती है तो उसके अंदर कई सारी योजनाएं समाहित होती हैं। तो इसके तहत 3 अम्ब्रेला घटक हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत, मानव क्षमता निर्माण अनुसंधान और विकास, और नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन। तो इस तरीके से 3 अम्ब्रेला घटक हैं, इसके अंदर अम्ब्रेला योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। विज्ञान धारा योजना, यह एक कई योजनाओं को समाहित, कई का अर्थ है यहाँ पे तीन, तीन योजनाओं को समाहित किए है। अम्ब्रेला योजना वही होती हैं जिनमें कई योजनाएं एक साथ समाहित हों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यह नई एकीकृत योजना निधि उपयोग में दक्षता बढ़ाएगी और उप योजना या कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। तो ध्यान रखना है, ये जो तीनों घटक हैं यानी 3 योजनाएं हैं, ये एक तरीके से उपयोजना है। तो यह उपयोजना जो हैं, इनके बीच में क्या करेगी, समन्वय करेगी विज्ञान धारा योजना। और इससे क्या होगा कि जब एकीकृत योजना एक योजना के रूप में इसका संचालन होगा, तो उसमें क्या होगा, दक्षता यानी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसको विज्ञान धारा योजना को ध्यान रखना है। और इसमें 3 घटक हैं। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, देश भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना है। और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। तो 15वें वित्त आयोग के दौरान यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2026 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए जो है बजट क्या रखा गया है, 10,579 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, मोटा मोटा आप ध्यान रखिए। और उसके बाद में अगर बात करें कि विज्ञान धारा योजना के तहत प्रस्तावित सभी कार्यक्रम विकसित भारत 2047, हम विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं 2047 तक, तो उसी के विजन के साकार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 5 वर्षीय उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, विज्ञान धारा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। अगला है समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पे, चेन्नई में तटरक्षक बल के यानी या कोस्ट गार्ड का है और नया समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जो है 2 नई तटरक्षक इकाइयों, चेन्नई में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्रेन जिसको RMPRC, और पुडुचेरी में तटरक्षक वायु इनक्लेव का भी वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल में कोस्ट गार्ड का जो समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, चेन्नई में। और यह क्या करेगा, समुद्री बचाव केंद्र क्या करेगा कि यह समुद्र में संकट में फंसे नाविकों और मछुआरों के बचाव के लिए बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। तो इसे ध्यान रखना है। इसमें स्थलीय उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से क्या किया जाएगा, संकट की निगरानी के लिए नवीनतम उपकरण लगाए गए हैं और इसमें उन्नत संचार प्रणाली है। RMPRC हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों, विशेष रूप से तेल और रासायनिक प्रदूषण में समुद्री प्रदूषण के खिलाफ प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए अपनी तरह की पहली सुविधा है। इस केंद्र की स्थापना की घोषणा सबसे पहले नवंबर 2022 में कंबोडिया में आयोजित पहली इंडो एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान की जो बैठक हुई थी नवंबर 2022 में, उसके दौरान रक्षा मंत्री ने की थी। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी लद्दाख में कुल 2 ही जिले थे, एक था लेह और एक था कारगिल। तो लेह और कारगिल के बाद अब 5 जिलों के गठन को मंजूरी दे दी गई है। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं इसको ध्यान रखना है आपको। तो 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, नाम देखिएगा, नाम या जास्कर श्रेणी है, द्रास है, साम है, नुब्रा घाटी है, चांगथांग पठार है एक तरीके से। तो ये सारे जिले बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग, नुब्रा नदी भी है और जास्कर। तो इस तरीके से 5 आपके नए जिलों के रूप में घोषणा की गई है। तो नए जिले बने हैं 5 और ये नए जिले सरकारी सेवाओं और अवसरों को निवासियों के करीब लाने में मदद करेंगे। वर्तमान में लद्दाख में केवल 2 ही जिले, जैसा मैंने बताया, लेह और कारगिल हैं। प्रत्येक जिले का शासन अपनी स्वायत्त जिला परिषद द्वारा किया जाता है। चूँकि यह यूटी है और यहाँ पे विधानसभा भी नहीं है, तो यह एक तरीके से राज्यपाल के नियंत्रण में इसका संचालन होगा। तो जहाँ पे जो यूटी होते हैं, राज्यपाल नियंत्रण होता है यानी या जनजातीय कोई क्षेत्र ऐसा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं जो इनका संचालन करेंगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
क्या हुआ 2019 से पहले क्या था? लद्दाख जैसा कि जम्मू कश्मीर का ही भाग था। अगस्त 2019 में 370 अनुच्छेद जो है इसको हटाने के बाद में क्या लद्दाख जो है तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से अलग हो गया, दोनों यूटी के रूप में स्थापित हुए। और जबकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और यहाँ पे अभी विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप एक तरीके से तो आपको ध्यान रखना है इसमें, कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइड संगठन सरकार बनाएंगे तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो लद्दाख में 5 जिलों का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नुब्रा, साम, चांगथांग और आपका जास्कर श्रेणी, ये सब जास्कर श्रेणी है उसी के नाम पे जिला है, आपको ध्यान रखना है। अब अगला है आपका पॉइंट है एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो 15 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, लॉन्च किया गया है। यह क्या करेगा कि किसानों को अपने फ़ोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जोड़ने में मदद करेगी। एनपीएसएस कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। एनपीएसएस का उद्देश्य कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना और कीट प्रबंधन के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली है इसका उद्देश्य भी ध्यान रखना है। और जैसा कि यह किसानों और विशेषज्ञों को कीट नियंत्रण और प्रबंधन में मदद करने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग करके कीटों पर नवीनतम डेटा का विश्लेषण करेगा। एनपीएसएस का उपयोग करके किसान कीटों की समस्याओं का समय रहते समाधान कर सकते हैं, जिसमें फसलें स्वस्थ होंगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी। किसान संक्रमित फसलों और कीटों की तस्वीर लेकर क्या करेंगे कि एनपीएसएस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं और कीट प्रबंधन पर विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकेंगे। तो यह ध्यान रखना है। अब आरबीआई द्वारा देवव्रत पात्रा समिति का गठन किया गया है। 22 अगस्त 2024 को आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर माइकल देव पात्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति का उद्देश्य क्या है कि आरबीआई द्वारा नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप मानकीकृत करना जहां ऐसे मानक मौजूद नहीं है तथा आंकड़ों में आगे और सुधार की गुंजाइश के बारे में मार्गदर्शन करना है। तो आपको ध्यान रखना आरबीआई के जो डाटा हैं उनको प्रसारित करने में यह सपोर्ट करेगा। और इसमें 10 सदस्यीय समिति नवंबर 2024 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके सदस्यों में सदस्य इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस यही ध्यान रखना है। पात्रा समिति का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये समिति में इसमें 10 सदस्य हैं, बस नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका चेक बाउंस के मामलों में जो है निपटान हेतु केरल में भारत की पहली डिजिटल अदालत बनी है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है और या वन लाइनर के फॉर्म में आएगा, आपको ध्यान रखना। तो 16 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने चेक बाउंस मामलों के निपटान हेतु केरल के कोलम में, ध्यान रखिएगा को कोलम में या भी पूछा जाता है, कोलम जिला पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कोलम में 24/7 ऑन कोर्ट्स के नाम से भारत की पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया। डिजिटल अदालत केस फाइलिंग से लेकर फैसले और आदेश सुनाने तक पूरी तरह से ऑनलाइन काम करेगी और इस पहल का उद्देश्य दक्षता को बढ़ावा देना और लंबित मामलों को कम करना। सफल होने पर पूरे केरल में जो है इसी तरह की अदालतें, डिजिटल अदालतें स्थापित की जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है डिजिटल अदालत चेक बाउंस मामलों से शुरू होकर पूरे केस लाइफ साइकिल को संचालित करती है, जो मामलों की लगभग 10% है। स्वचालन से उत्पादकता में सुधार और लंबित मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। ऑन कोर्ट्स परियोजना सितंबर 2024 से चेक बाउंस के मामलों को स्वीकार करना शुरू कर देगी, यानी सितंबर से यह प्रारंभ हो जाएगा इसका कार्य। तो आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री द्वारा 109 नई फसलों किस्मों का अनावरण किया गया है। 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 कुल कितनी 61 फसलें हैं जिसमें 109 प्रजातियां हैं, 100 प्रजातियों किस्मों का अनावरण किया है। 109 नई फसल किस्मों में 34 जो है खेत की फसलें हैं और 27 बागवानी हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। फसलें शामिल हैं, टोटल फसलें कितनी हैं? 61 है टोटल फसलें हैं और जिसकी 109 प्रजातियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये किस्में उच्च उपज देने वाली, जलवायु लचीली, जैव सशक्त और
हैं। तो जैसे ये क्या हाई यील्ड क्रॉप है, हाई यील्ड है, साथ में क्या ये जो है क्लाइमेट के रेजिलियंस हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस हैं और जैव सशक्त हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं इसमें आप एक दो नाम ध्यान रख लीजिए। जैसे पूसा 1801, यह आयरन और जिंक से भरपूर बाजरा की किस्म है, ध्यान रखिएगा, जो बाल कुपोषण से निपटने के लिए विकसित किया गया है। और उसके बाद है पूसा 2002, यह क्या है, बाजरा की एक किस्म जो 70 दिनों में ही पक जाती है और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देती है। फिर है गिरनार 6, या उच्च तेल सामग्री वाली मूंगफली की किस्म है। ये सब पूछा जा सकता है, दो चार तो पूछी जा, जैसे गिरनार नया है, ये पूछा जा सकता है। पूसा तो पूसा के नाम से बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो इसका पूछने का जो है चांस नहीं है, लेकिन आप गिरनार याद रखिए। और उसके बाद नांदयाल, नांदयाल 1267 यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त चना की किस्म है। यानी मशीनों से जैसे कटाई के लिए यह चने की फसल जो है वो छोटे पौधे होते हैं इसमें, तो वह खासकर हाथ से ही काटे जाते हैं, लेकिन यह ऐसी फसल होगी या ऐसी इसकी प्रजाति है जो आपका मशीन से भी काटी जा सकेगी। तो नांदयाल 1267 चने की किस्म है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगला है आपका डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया 5 अगस्त 2024 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं रेखा शर्मा, उन्होंने डिजिटल शक्ति अभियान के तहत क्या डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। और डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो आपको ध्यान रखना है डिजिटल शक्ति प्लेटफॉर्म। और इसमें क्या पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग, यौन शोषण जैसे साइबर अपराधों में खतरनाक वृद्धि के साथ यह पहल महिलाओं को डिजिटल विश्व में नेविगेट करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण है। भारत में 2021 में 52,974 साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज किए गए थे, जो 2022 में बढ़कर कितने 65,893 हो गए हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार को या राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे पहले महिलाओं के द्वारा अश्लीलता फैलाई जा रही है, रील के माध्यम से जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, इसको रोकना चाहिए। साथ में जो वल्गर कंटेंट पुरुष वर्ग बना रहे हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। मेरा सुझाव यही है, पहले इसको करिए, उसके बाद ये साइबर स्टॉकिंग और ये सब रोकने का प्रयास करिएगा। महिलाएं इस समय वर्तमान में बहुत भयंकर तरीके से अश्लीलता फैलाई हैं, क्योंकि उनको लाइक और क्या फॉलोअर चाहिए, उसके लिए वो कुछ किसी हद तक जा रही हैं। ऐसे ही पुरुष भी हैं, गाली का ट्रेंड चल रहा है, जितनी अश्लील बातें कर रहे हैं लोग, अश्लील बातों के माध्यम से वो अपने फॉलोअर और लाइक बढ़ाने का प्रयास में रहते हैं। तो सबसे पहले इस पे रोक लगनी चाहिए, एक सशक्त नियंत्रण होना चाहिए इस पे, मेरा मानना है ऐसा। तो फिर अगला है गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस द्वारा विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण हुआ। एयरबस अमेरिका की कंपनी है। 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय, या जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है, पहले कभी रेल विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम एयरबस के सहयोग से नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई एशियाई परिवहन विकास संस्थान में आयोजित किया गया। और यह आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम कामकाजी पेशेवरों के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम में इंडिगो, विस्तारा जैसी प्रमुख एयरलाइनों के साथ साथ एयरबस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इसको ध्यान रखना है आपका। और ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे है? बड़ोदरा गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, बड़ोदरा गुजरात में। ये भारत के प्रथम, पहले और एकमात्र रेल विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस पाठ्यक्रम में नेपाल से 4, भूटान से 4 प्रतिभागी सहित अंतर्राष्ट्रीय पेशेवरों ने इसमें भाग लिया था। अब अगला है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। इम्पोर्टेंट है भाई। 30-31 जुलाई को राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण है यह, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन का थीम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, यह थीम है और भोपाल में आयोजित हुआ। और इसका जो है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि उद्देश्यकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। सम्मेलन का आयोजन वैज्ञानिक
और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उन्नत पदार्थ एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल ने अन्य संगठनों के सहयोग से किया है। तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इन संगठनों में विज्ञान भारती मध्य भारत प्रांत, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय भोपाल शामिल हैं। तो ये सारे संगठन मिलकर इसका आयोजन किए थे, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद सम्मेलन में विज्ञान प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग और विज्ञान संचार के विविध विषयों पर 6 सत्र आयोजित किए गए। अब आगे बढ़ते हैं। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और रिलायंस के मध्य MOU हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया। अगस्त 2024 में रिलायंस फाउंडेशन ने जलवायु संवेदनशील समुदायों के लिए मौसम की जानकारी तक पहुंच में सुधार के लिए क्या किया है कि भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो उसको ध्यान रखिएगा। और इस समझौता का उद्देश्य क्या है? भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा और आजीविका दोनों को बढ़ाते हुए मौसम डाटा, आपदा तैयारी और जलवायु लोचदारता के उपयोग में सुधार करना है। साझेदारी अनुसंधान में संयुक्त प्रयासों, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर चर्चा करने के लिए हितधारकों के सम्मेलन और मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी संचार रणनीतियों में सुधार पर केंद्रित है। तो ध्यान रखिएगा, IMD देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा और मौसम विज्ञान और संबद्ध विषय हेतु पृथ्वी विज्ञान के तहत एक सरकारी एजेंसी है। इसके बहुत सारे संस्था जो है ब्रांच हैं IMD के, तो उसको ध्यान रखना है। उसके बाद है बायो E3 नीति पहल की मंजूरी, नीति की मंजूरी है। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 का मतलब है यहाँ इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, यानी E3 का मतलब है 3E में है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार, इसके लिए जो है जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दे दी है। और जैव प्रौद्योगिकी नीति यह जो है विभाग द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह नीति प्रस्तावित। और उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह नीति है। और इसकी प्रमुख विशेषताओं में विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता के लिए नवाचार संचालित समर्थन शामिल है। या बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो AI, यहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो बायो AI हब और बायो फाउंड्री की स्थापना के साथ साथ क्या है, प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण और विकास को गति देगा। और यह नीति हरित विकास के पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता देगी और भारत की कुशल कार्यबल के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, बायो E3 नीति इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर फुल फॉर्म यही पूछा जा सकता है, बायो E3 में 3E क्या है, 3E क्या है, यही पूछा जा सकता है। और डिटेल में भी पूछा जा सकता है कई कथन देके, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इस नीति से क्या होगा? नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, लाइफ बोलते हैं शॉर्ट में। लाइफ का मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली जैसी सरकार की पहलों को मजबूती मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। और बायो E3 नीति भविष्य को टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देगी और आगे बढ़ाएगी, तो इसको ध्यान रखना है। और उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण से तात्पर्य दवा से लेकर सामग्री तक उत्पाद जो है यहाँ पे उत्पाद की क्षमता से है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में अगर बात करें तो बायो E3 नीति निम्नलिखित विषय क्षेत्रों जिस पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें स्मार्ट प्रोटीन, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, और उसके बाद में है आपका सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर उसका उपयोग, समुद्री अंतरिक्ष अनुसंधान और उच्च मूल्य वाले जैव आधारित रसायन, बायो पॉलीमर और एंजाइम शामिल हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखिए, आइडिया फॉर लाइफ, अभी लाइफ की हम बात कर रहे थे, उसी से संबंधित है आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल। और यह यूनिसेफ युवा के द्वारा यह जो है आपका लॉन्च किया गया है। और इसमें पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी दोनों लोग मिलकर इसको लॉन्च किए हैं, यूनिसेफ युवा ने। तो इसको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है आइडिया फॉर लाइफ। अब आइडिया फॉर लाइफ का मतलब क्या है
कि आइडिया विचार किसके लिए, लाइफ। अब लाइफ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर वही बता रहे हैं जो पहले भी बताया था मैंने, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। इस कॉन्सेप्ट की बात जो है मोदी जी ने की थी, किसमें, जो जलवायु परिवर्तन को लेके आपका COP26 हुआ था, COP26 हुआ था, COP26 स्कॉटलैंड। तो वहाँ जो COP26 हुआ था 2021 में, उसी में मोदी जी ने यह बात की थी कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। यानी हम ऐसा काम करें, अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा अपनाएं कि उसमें सस्टेनेबिलिटी हो, यानी वो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। तो जैसे आप मान लीजिए कम से कम आपका फ्यूल जो परिवहन है उनको यूज करिए। ऐसा कोई इन्वायरमेंट में आप अपशिष्ट न छोड़ें जो बायोडिग्रेडेबल ना हो। तो इस तरीके की बातें हैं। लाइफ स्टाइल आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का जो उद्देश्य है कि पर्यावरण के अनुकूल हमारा लाइफ स्टाइल हो, उसको बढ़ावा देना है। और युवा संगठन, ये जो है युवा, ये यूनिसेफ के द्वारा भारत के लिए लॉन्च किया गया था। यूनिसेफ के द्वारा भारत के लिए लॉन्च किया गया 2019 में। इसके तहत क्या करता है यूनिसेफ, कि भारतीय युवाओं, यानी जो भारत के युवा हैं उनको कौशल विकास उनका करता है। तो यह यूनिसेफ युवा भारत के लिए यूनिसेफ का एक संगठन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। 15 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने नई दिल्ली में लाल किले पर 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, या इन्होंने अपना 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। लगातार आपको ध्यान रखना है, 2024 के स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत 2047, एट 2047, यानी 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, जब हमारी आज़ादी के, यानी स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाएंगे। 100 वर्ष हो जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दो विकसित भारत एट 2047 है, जो 2047 तक भारत को तो एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह दृष्टिकोण बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में व्यापक विकास पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और 24 कर्मी शामिल थे। तो उसको ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद आपका 70वां दिव्य कला मेला, यह रायपुर में छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, छत्तीसगढ़ में। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये कौन से मंत्री हैं? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। और यह जो दिव्य कला मेला होता है, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। तो यह 70वां संस्करण है इसका। यह देश भर में क्या करता है, दिव्यांग जो उद्यमी हैं या कारीगर हैं के उत्पादों को, शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। इसमें 20 राज्यों या यूटी के 100 दिव्यांग कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों ने सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया। दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिव्य कला शक्ति के जॉब फेयर और लोन मेले का भी आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, दिव्यांग कलाकारों को उनके उत्पादों, प्रोडक्ट तक क्या बाजार तक पहुँच हो उनकी, और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 से दिव्य कला मेला जो है लगाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। फिर है रत्नागिरी जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स। 11 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ्स को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। संरक्षित है तो इसको ध्यान रखना है आपको अच्छे से। संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया है। संस्कृति विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार रत्नागिरी के देउद में पेट्रोग्लिफ का समूह मेगालिथिक मेसोलिथिक युग का, यानी मध्यपाषाण काल का है। ध्यान रखिएगा, मध्यपाषाण काल का उस युग का है। और जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं। इनमें पृथ्वी की सतह या चट्टान की सतह पर चित्र या डिजाइन बनाना शामिल है। तो ध्यान रखना है, आपको पत्थरों पर डिजाइन होता है विशेषकर। अधिसूचना के अनुसार पेट्रोग्लिफ्स में गैंडा, हिरण, बंदर, गधा और पैरों के निशान दर्शाए गए हैं। कोकण क्षेत्र में पेट्रोग्लिफ समूह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मीजोलिथिक मनुष्य के कार्यों को दर्शाते हैं, मध्यपाषाण के। ध्यान रखिएगा।
और महाराष्ट्र गोवा में जियोग्लिफ कोकण तट के 900 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अकेले रत्नागिरी में 70 स्थलों पर 1500 से अधिक ऐसी कलाकृतियां हैं जिसमें 7 यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में हैं, तो ध्यान रखना है आपको। फिर है नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया 3 से 16 अगस्त तक, और यह जनपद में स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यह जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है यह 7 अगस्त को होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसी में यह विरासत 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, और यह कार्यक्रम भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय हैंडलूम विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत में हैंडलूम और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा का जश्न मनाना और हैंडलूम बुनकरों और कारीगरों को खरीदारों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना है। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, इसको बोलते हैं नेशनल हैंडलूम डे। ध्यान रखिएगा, हथकरघा दिवस स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उसी की याद में यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को वकालत करना है, उसका हथकरघा बुनकरों को समर्थन देना है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं, अगला है विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय। बहुत ही फटाफट कराएंगे क्योंकि यह रिवीजन सीरीज है, आपको ध्यान रखना है। तो 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और नई दिल्ली में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल या यूनेस्को का हेरिटेज साइट है, जैसा कि हुमायूं का मकबरा लगभग 1 लाख वर्ग फीट में विस्तृत है। यह संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक सुविधा है जिसे आगा खान संस्कृति ट्रस्ट के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया गया है। दिल्ली की प्राचीन बावलियों और सीढ़ीदार कुओं से प्रेरित होकर इस भूमिगत संग्रहालय को परिसर में स्थित स्मारकों की दृश्यता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इस संग्रहालय में राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आगा खान संस्कृति ट्रस्ट के संग्रह से 500 से अधिक प्रतिष्ठित कलाकृतियां इसमें रखी गई हैं, ध्यान रखिएगा। हुमायूं के मकबरे के लघु चित्र, पांडुलिपियां, महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प तत्व जैसे कि मकबरे की मौलिक गुंबदनुमा आकृति भारत में मंदिरों से प्रेरित है जो लगभग 100% शुद्ध तांबे से बना है। आगे सांस्कृतिक संपत्ति समझौता हुआ है 26 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का उद्देश्य भारत और यूएसए के बीच पुराअवशेषों और अवैध तस्करी को रोकना है। यह समझौता सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने और उस पर रोक लगाने के साधनों पर 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है। यह समझौता कुछ पुरातात्विक और नृवंश विज्ञान संबंधी सामग्रियों की यूएसए में आयात को प्रतिबंधित करता है। नामी सूची में 1.7 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 1947 तक की वस्तुएं शामिल हैं। यूएसए नामी सूची में शामिल किसी भी जब्त वस्तु को भारत को वापस कर देगा, तो ध्यान रखना है आपको सांस्कृतिक समझौता। फिर है धनगर जनजाति। अगस्त 2024 में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खाम गांव में खानाबदोश जनजाति धनगर ने अपनी भेड़ बकरियों के लिए एक चारागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की। धनगर एक ऐसा समुदाय है जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाना जाता है। ये खानाबदोश होते हैं और जीवन शैली का पालन करते हैं। खानाबदोश जीवन शैली है इनकी, और अपने जानवरों को चराने के लिए विशिष्ट मार्गों पर चलते हैं। वे महाराष्ट्र की प्रमुख जाति खानाबदोश जनजातियों की सूची का हिस्सा हैं, और धनगर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी रहते हैं, जहां उन्हें गोल्ला और कुरुबा जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में 2 बच्चों के मानदंड को समाप्त कर दिया गया है। यह क्या मानदंड था? 7 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय और नागरिक निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को समाप्त करने की जो है घोषणा की या फैसला किया। राज्य मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1955, एपी आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1965 और आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें क्या 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को स्थानीय नागरिक चुनाव को लड़ने से रोक दिया गया था। खसरकार का मत है इस कदम से घटती तेलुगु आबादी के बेहतर जनसांख्यिकीय प्रबंधन में मदद मिलेगी। 2 बच्चे के नियम को पहली बार 1994 में लागू किया गया था, जब राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाए थे।
कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचा स्काई डेक बनाया है। स्काई डेक क्या होता है, आप कहीं शहर में बीच में बनाया जाता है, वहां से ये समझ लीजिए व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट आप 360 डिग्री कहीं भी देख सकते हैं इससे। तो यह इस तरीके का स्काई डेक है। 22 अगस्त 2024 को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक के निर्माण को मंजूरी दी। इसे 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्मित किया जाएगा। यह शहर का 360 डिग्री का दृश्य पेश करेगा। बेंगलुरु स्काई डेक लगभग 250 मीटर ऊंचा होगा, जो कि कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंचाई से काफ़ी ऊंचा है। 250 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार कितना ऊंचा है, 73 मीटर, तो इससे काफ़ी ऊंचा होगा। स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु के बाहरी क्षेत्र में नाइस रोड पर किया जाएगा। इस परियोजना में स्काई डेक को मेट्रो रेल से जोड़ने की योजना शामिल है, जिससे क्या हो, पर्यटक आसानी से वहां पहुंच सके। स्काई डेक के अतिरिक्त कैबिनेट ने हेब्बल से सिल्क बोर्ड जंक्शन तक एक भूमिगत सुरंग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 12,690 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है और इस सुरंग का उद्देश्य बेंगलुरु के सबसे व्यस्त कॉरिडोर में से एक में यातायात की भीड़ को कम करना है। अब अगला है, पश्चिमी घाटों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 4 अगस्त 2024 को कर्नाटक के वन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का गठन पूरे पश्चिमी घाट में अवैध जो रिसॉर्ट बने होते हैं, होम स्टे और सभी वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए किया गया है और इस टास्क फोर्स का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख द्वारा किया जाएगा। वायनाड में भूस्खलन से हुई त्रासदी को देखने के बाद यह निर्णय लिया गया है। कर्नाटक वन अधिनियम की धारा 64A वन भूमि के अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के तरीकों से संबंधित है। अब आज का लास्ट हम देखेंगे, नागालैंड DRTPS इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। DRTPS क्या है? यह है आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान। तो इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। DRTPS 2 अगस्त 2024 को नागालैंड सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस ने DRTPS के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। DRTPS का उद्देश्य है क्या है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और चरम मौसम यानी एक्सट्रीम वेदर बोलते हैं इसको, तो उसी घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना है। और नागालैंड सरकार द्वारा भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम 3 साल 2024 से 27 में आपदा होने की स्थिति में लागतों को कवर करेगा। यह चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ती आवृत्ति के मध्य वित्तीय लचीलापन सुरक्षित आजीविका प्रदान करता है। पैरामेट्रिक बीमा नुकसान पहुंचाने वाली घटना की संभावना को कवर करता है और यह कवर की गई घटना के घटित होने पर पूर्व निर्धारित भुगतान प्रदान करता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब आज की चर्चा हम यहीं करेंगे समाप्त। और क्लास, जैसा कि इसमें बहुत एक्सप्लानेशन हम नहीं देंगे, काफ़ी एक्सप्लानेशन ऑलरेडी कंटेंट PDF में लिखा हुआ है। बस इतना इम्पॉर्टेंट है, समय की मर्यादा को रखते हुए हम क्लास करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर हम एक्सप्लेन करने में लगेंगे तो मात्र 10-12 करंट अफेयर हो पाएंगे एक क्लास में। तो हम इसको 3-4 पार्ट में अगस्त महीने को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो आज की चर्चा यहीं होगी समाप्त। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कंटेंट कैसा था ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सेशन को शेयर भी क्या करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।